वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है तो जनाब सियासी गुफ्तगू से इसका आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल में एक रोज बाकी है और इस हवाले से अभी तक एहतजाज को लीड कौन करेगा और शुरू कहां से होगी कोई लायामल सामने नहीं आ सका है। मगर तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरपरस्ती में एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है और इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अपोजिशन जमातों ने बानी PTI की रिहाई और आज़ाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मुतालबा किया, मगर एहतजाज तहरीक का कोई लायामल नहीं दिया गया। ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को खत्म करने का मुतालबा करता है। मजीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोर्ट के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो, अदलिया की आजादी पर बात हो, आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसिफाना इंतखाबात का तरीक़ेकार वज़े किया जाए। हाँ, एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ एक ट्वीट भी सामने आई है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है और महमूद खान अचकज़ई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की क़यादत में ये एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है। मुल्कगीर एहतजाज के लिए हर सूबा और इलाका अपने हालात के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा और आलिया हमजा, जुनेद अकबर, हलीम आदिल, दाऊद शाह अपने दायरा अमल के मजाज और जिम्मेदारान हैं। इस ट्वीट पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इस पर भी हम आगे चलकर डिस्कशन करते हैं। दूसरी जानिब बानी PTI की बेटों से फोन पर बात करवा दी गई है और ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बच्चों से 1 घंटे से ज़्यादा तक बात हुई और अब बानी PTI का कहना है कि अखबारात भी मिले हैं और TV भी ऑन है। उधर बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत चाहती है बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए, ना अहल अराकीन की सीटों के इलेक्शन से PTI बायकॉट करेगी। वो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं। इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI से एतमाद किया था और इन्होंने यहाँ से टिकट ली थी, उनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से कि बच्चे पाकिस्तान ना आ जाए, ये मामला है। और उधर बानी PTI के बेटों को वालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है और इसका इजहार वो एक TV इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तहरीक आईन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ सीनियर तजज़ियेकार खालिद कयूम साहब मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक की तैयारियां मुकम्मल हैं लेकिन सरपरस्ती किसी और को दी गई है। आपके ख्याल से ये लायामल ठीक है? जब आप खुद चलाने की अहलियत नहीं रख रहे हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट किसी और के करवा रहे हैं और सरपरस्ती किसी और को दे रहे हैं, तो एहतजाज करना ज़रूरी है उस दौरान? देखिए, PTI का ये जो एहतजाज है, एहतजाज की जो कॉल है, ये कन्फ्यूजन का शिकार है। हाँ। और ये उसी तरह कन्फ्यूजन का शिकार है जिस तरह मुज़ाकरात के मामले पर भी कन्फ्यूजन का शिकार है और जिस तरह पार्टी के अंदर एक जो तनाव की सूरत हाल रही है उससे भी जो है पार्टी एक वाज़े जो लाहा अमल है इस एहतजाज के बारे में उसका ऐलान नहीं कर सकी। और इससे ये भी वाज़े होता है कि PTI की जो जेल से बाहर की आदत है, जो मौजूदा तंजीमी ढांचा है, वो इंतहाई कमज़ोर है और वो जो तंजीमी ढांचा है और पार्टी लीडरशिप है वो एहतजाज के मामले में सिर्फ ये पहला एहतजाज नहीं जिसमें नाकामी हुई है, वो तसलसल के साथ जो है कोई भी बड़ा एहतजाज करने में नाकाम रहे हैं। और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जहाँ से जो है वो तहरीकें जन्म लेती हैं, जहाँ से शुरू होने वाली तहरीकें नताइज देती हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ से अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई तो उस तहरीक ने कामयाबी हासिल की, अदलिया बहाल हुई। इसी शहर से और पंजाब से जो है वो MRD की मूवमेंट शुरू हुई और MRD की मूवमेंट के नतीजे में फिर जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे 1985 में, वो उसी दबाव के नतीजे में हुए थे। और इसी तरह कई और तहरीकें हैं जो यहाँ से जन्म लिया। लेकिन पंजाब के अंदर
पीटीआई की कोई पिछले 2 साल से 2.5 साल से कोई बड़ा शो करने में नाकाम रही है और कुछ खास सियासी एक्टिविटीज भी खालिद साहब दिखाई कोई नहीं दे रही हैं एक्टिविटीज यहाँ पे। भी नहीं है और तनाव इतना है, तकसीम इतनी है कि पंजाब के अंदर अगर आलिया हमजा आज जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो कुछ करना चाहती हैं तो फिर पार्टी की मरकजी लीडरशिप उनके साथ ताउन नहीं करती। ट्वीट पढ़कर सुनाया सलमान अकरम राजा साहब का, उस पर भी बहुत ज्यादा एतराजात हैं लोगों के। वो ये कह रहे हैं कि अगर मकामी ओहदेदारानी खुद जिम्मेदार हैं तो फिर जो मेन लीडरशिप है वो किस लिए, और आप इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल कैसे कह रहे हैं कि जो अपना महबा और वो जिम्मेदार। हाँ एग्जैक्टली होने के नाते तो देखिए कि केपी के अंदर तो पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पर तो उनको अगर इस्लामाबाद में उनको इजाज़त नहीं मिली, लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, तो इस्लामाबाद वो केपी के अंदर तो पेशावर में बड़ा पावर शो करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी पेशावर में भी एक रैली का ऐलान किया गया है और उसकी क़यादत जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आला केपी के करेंगे। और इस तरह देखिए कि एक मामला ये भी हुआ है कि इन जलसे जुलूसों के लिए जो है वो फंड्स की भी ज़रूरत होती है और पीटीआई जिसके पास सबसे ज़्यादा फंडिंग आती थी, जिसके पास ना सिर्फ मुल्क के अंदर से बरूने ममालिक से भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आती थी, तो अब लगता है कि पीटीआई जिस किस्म के हालात से गुजर रही है उसमें उनका जो इन्वेस्टर है अब वो भी लगता है कि भाग गया है। अब वो भी ये सूरत हाल में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भी जो पार्टी, मैं आपको बताऊं कि कल भी जो एहतजाज का ऐलान किया गया है कि अब हलकों के अंदर होगा, इजला में होगा, और इजला के अंदर भी हमने देखा कि पार्टी के जो जिली अहदेदार हैं, जो एमएनए हैं, एमपीएज हैं, वो एहतजाज का ऐलान तो कर देते हैं लेकिन उस एहतजाज में फिर वो खुद भी नहीं पहुंचते। तो ये अगर अरकान कौमी असम्बली, टिकट होल्डर, पार्टी अहदेदार ये ऐलान करके खुद ही अगर वहां पहुंच जाए तो फिर कारकुन जरूर पहुंचे वहां पर। तो ये जो अभी कहा जा रहा है, कॉल दी गई है एहतजाज की, आपको लगता है कारकुनान कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे जिसकी वजह से कॉल जो है डगमगा रही है? कभी एहतजाज इस्लामाबाद करने की बात करते हैं, कभी ये कह रहे हैं अपने हलकों में करेंगे, तो आपको लगता है कि कुछ ये डगमगाई गई है जो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा इसमें डिक्रीज आया है और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी गई? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वोट बैंक जो है वो इस वक्त भी पीटीआई के पास है, बानी पीटीआई के पास है। वो इस वक्त भी पीटीआई जो है एक बड़ी मकबूल जमात है, लेकिन असल मसला ये है कि स्टेट पावर जो है अब वो शायद जो है वो पीटीआई का साथ नहीं दे रही, वो शायद उनके साथ नहीं है। और इस किस्म का मसला जो है अब वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी रहा है कि शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमने देखा कि जो वहाँ की जो ताजर क्लास है या वहाँ के जो उनका वोटर था, अब उनको वोट देने के लिए तो नून लीग का वोटर जो है वो निकल आता था, लेकिन उस तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी के पास एक स्ट्रीट पावर रही है, उनके कारकुन हर कॉल पर निकल आते थे। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने एक तवील तरीन 11 साल तक जो है वो ज़ियाउल हक दौर में एक बड़ी जिद्दोजहद की, एक स्ट्रगल की, जिसके नतीजे में उनका कारकुन जो है वो एहतजाज के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का जो कारकुन है वो अपनी लीडरशिप से भी मायूस है कि लीडरशिप खुद ऐलान करके एहतजाज के लिए वो वहाँ खुद नहीं पहुँचते और अब वो शायद मायूस होकर जो है वो एहतजाज के लिए भी उस तरह तैयार नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई का कारकुन जो है वो निकल सकता है। जब सबसे पहले लीडरशिप निकलेगी, फिर कारकुन निकलेगा, फिर देखने वाले लोग जो हैं वो निकलेंगे, आम लोग निकलेंगे, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है बनती हुई नजर नहीं आती। खालिद साहब, लीडरशिप तो तब निकलेगी जब उन्हें रिलीफ कोई मिलेगा। अदालतों से बहुत सारी जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, उन्हें सजाएं हो गई हैं, तो उसके बाद तो मजीद मुश्किल नहीं कर दी गई उनके लिए कि अब तो आवाम को इकट्ठा करना, क्या पहले लीडरान को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं और नहलियां हुई हैं, इसके नतीजे में बड़ा धचका जरूर पहुंचा है। लेकिन देखिए 26 नवंबर 2024 से लेकर इस वक्त तक, इस दौरान तो
कोई बड़ा एहतजाज करने में या पार्लियामेंट के अंदर कोई एहतजाज करने में, पार्लियामेंट के बाहर कोई एहतजाज करने में उस तरह कोई बड़ी रुकावट पार्टी लीडरशिप के लिए नहीं थी। लेकिन इस दौरान भी जो है कोई बड़ी एक्टिविटी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं हुई, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं हुई, और हत्ता के जो बजट था, बजट सेशन के दौरान भी जो है पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कोई जिद्दोजहद नहीं की गई, वो बहस में उस तरह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया गया। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइएगा कि अलीमा खान के बयानात को हमें किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि एक जगह बताया गया कि फ़ोन पे 1 घंटा बात हुई बेटों के साथ, और जो बानी पीटीआई उन्होंने मना कर दिया कि बेटे नहीं आएंगे पाकिस्तान। फिर दूसरी जगह हम देखते हैं अलीमा खान कहती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि बेटे आए। और एक और बात जो उन्होंने की कि जो नाअहल सीटों पर जो तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अब जब हम इनको देखते हैं कि बहन है तो सियासत में उनका किरदार नहीं है और ना ही पार्टी की वो कोई ओहदेदार है, तो उस सूरत में इनके बयान को किस तरह से लेना चाहिए? क्या वाकई हमें समझना चाहिए तहरीक इंसाफ नाअहल अरकान की जो सीटें हैं उन पर अब दोबारा कॉन्टेस्ट नहीं करेगी? देखिए कि ये जो पीटीआई की तरफ से अलीमा खान ने जो बानी पीटीआई की तरफ से ऐलान किया है कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गैर सियासी फैसला है। अच्छा। और ये ऐसे ही गैर सियासी फैसला है कि इस तरह का एक गैर सियासी फैसला 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे उसमें पीपल्स पार्टी ने भी किया था। पीपल्स पार्टी भी उस वक्त सबसे बड़ी जो है वो अपोजिशन की जमात थी, बड़ी मकबूल जमात थी, उसी तरह जिस तरह अब जो है वो पीटीआई मकबूल जमात है। लेकिन उस बाइकाट के नतीजे में उसका जो खमियाजा है, उसके जो नतायज हैं, वो आज तक पीपल्स पार्टी जो है उनको भुगत रही है, और इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ कि उसका आज तक अजाला नहीं हुआ। और जिन हलकों में उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है तमाम हलकों में बाइकाट किया, तो उसके नतीजे में फिर वहाँ पर नई जो मकामी सतह पर भी कहते हैं, मकामी लोग हैं, मकामी लीडरशिप है, नए हालात बदल जाते हैं, नई सूरत हाल बदल जाती है। आपको लगता है कि ये जो ऐलान है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पार्लिमानी सियासत से बाइकआउट का ऐलान जो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजी में भी इनके लिए अच्छा नहीं रहा असम्बलियों से इस तरह से निकलना, तो आपको लगता है कि आगे चलकर ये मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी इनके लिए? देखिए, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पीटीआई की क़यादत ने कुछ सबक नहीं सीखा। अच्छा। और पार्लियामेंट के बाइकाट का पहले भी जो है वो पीटीआई को नुकसान हुआ, और इस फैसले से भी नुकसान होगा। और जो इससे पहले आप ये भी पूछ रहे थे कि ये दूसरों के कंधों पर जो है वो रख कर तहरीक क्यों चलाना चाहते हैं, ये खुद क्यों नहीं चलाते? सबसे बड़ा जो कंधा पीटीआई ने तहरीक चलाने के लिए हासिल करने की कोशिश की वो मौलाना फजलुर रहमान का था, नाकाम हो गया। वो जेयूआई का था, लेकिन वहां से भी उनके मामलात नहीं चल सके, क्योंकि सियासत के अंदर गिव एंड टेक है। तो मौलाना फजलुर रहमान तो ये देखेंगे कि मैं अगर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक का हिस्सा बनूंगा तो भाई मुझे सियासी तौर पर क्या फायदा होगा। हुकूमत दे देनी तो चाहिए ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई को चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई को साथ मिलाने के लिए को उनको केपी के अंदर ही पावर शेयरिंग करते, उनको हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो देना पड़ता, और उसके नतीजे में वो उनके साथ चल सकते थे। और इस तरह देखिए कि उनको इतना बड़ा नुकसान हो, पीटीआई का सबसे बड़ा सियासी नुकसान 26वीं आईनी तरमीम में हुआ। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई आपके साथ होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान और इतनी भारी कीमत जो है वो पीटीआई को अदा ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो खालिद साहब, अब हमने देखा हुकूमत तो जो कुछ उनसे बन पाया उन्होंने किया है, और अब कंटेनर्स भी लग रहे हैं, सिक्योरिटी भी उन्होंने खड़ी कर दी है, उसके साथ साथ अदलिया की तरफ से सजाएं भी हो गई, बहुत सारे जो रहनुमा हैं पकड़े भी गए हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि आपको नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज़ देने की सूरत हाल में है? देखिए, सरप्राइज़ मिलने के इम्कानात तो बहुत कम है। पीटीआई की शिकायत यही है जिसका आप इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें साजगार तहरीक चलाने के लिए माहौल दस्तयाब नहीं है। देखिए, माहौल जो है जिस किस्म का है उस किस्म के माहौल में ही तहरीक चलानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई साजगार माहौल
दिया जाए और उसके नतीजे में आप जलसे जुलूस करें, ऐसे नहीं होता। माजी में भी ऐसे नहीं था, माजी में भी, और इनके हत्ता के इनके अपने दौर में अपनी हुकूमत के अंदर भी अगर वो देखें तो किस तरह किस किस्म की जो है वो उस वक्त आज़ादियाँ अपोजिशन की थी। सारी अपोजिशन तो उस वक्त भी जेल में थी। अपोजिशन लीडर जो हैं अगर अब उनको सजा हुई है तो उस वक्त के कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, अब वो भी जेल में थे। उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर थे, अब वो भी जेल में थे। इस वक्त जो सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी, अब वो जेल में थे, और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी बेटी जेल में थी, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा जेल में थी। तो सारी लीडरशिप जो है वो उस वक्त जो है, क्या ये उनको एक तहरीक चलाने के लिए हुकूमत के खिलाफ कोई इस तरह साजगार माहौल था? या ज़ियाउल हक दौर में पीपल्स पार्टी को साजगार माहौल था? 11 साल तक वो लड़ते रहे। क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में उस वक्त की अपोजिशन जमातों को साजगार माहौल था? नहीं था। लेकिन दोनों बड़ी जमातें और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लीडिंग रोल अदा किया अपोजिशन का। नवाबदादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं, आप वो तहरीक के कायद जरूर थे, लेकिन जो लीडिंग रोल था, आज जो वर्कर्स थे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी आप ये कह रहे हैं कि तहरीक चलाने के लिए कोई साजगार माहौल फराहम नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात को समझे और जिस तरीके से भी जो भी माहौल मिल रहा है उसमें तहरीक तो मौसर किस्म की चलाए। बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। खास तौर पर कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है वो कैसा एहतजाज होगा, क्या हुकूमत को कोई टफ टाइम दे भी पाएगी या नहीं, उस पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं जी क्या हालात बनते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।